जंग इस दुनिया की एक ऐसी रचना जो महाभारत से चलती चली आ रही है और विश्व युद्ध तक चलती चली आई और हो सकता है आगे भी चलती रहे। इस चीज में एक बात हमेशा से कॉमन रही है और वो है सोल्जर्स यानी कि सिपाही। जब हम सोल्जर्स यानी कि सिपाहियों की बात करते हैं तो एक ही हमारे मन में एक ही चित्र उभर करके आता है और वो है कुछ ऐसे लोग जो हाथों में बंदूकें लिए हुए हैं, हाथों में ग्रेनेड लिए हुए हैं, उनकी फोटो हमारे मन में आती है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ में ऐसा कहूं कि कुछ सिपाही ऐसे भी थे जो साड़ियां पहने हुए थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जो साड़ियों में थे और उनके हाथों में ग्रेनेड और बंदूक की जगह पर तसला और फावड़ा था, तब एक सिपाही जितना कमाल करके दिखाता है बंदूक, तोप और भाल के सहारे, वही कमाल उस जंग के मैदान में औरतों ने करके दिखाया अपनी हिम्मत और हौसले के दम पे। बहुत आश्चर्य हो रहा होगा ना, ऐसा कैसे हुआ, कैसे किया उन लोगों ने ये? चलिए देखते हैं। तो हुआ ये था, बात है 1947 की। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। एक बना इसमें से वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज की डेट में हम जानते हैं पाकिस्तान के नाम से, और इनमें से दूसरा था 1600 किलोमीटर दूर ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के तारीख में हम जानते हैं बांग्लादेश के नाम से। ये पहले बांग्लादेश का ही पार्ट था और यहाँ पर मेजॉरिटी थी बंगाली मुस्लिम्स की। लेकिन पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान सिर्फ नाम का पाकिस्तान था। उसके पास कोई पावर नहीं थी, उसके कल्चर को इज्जत नहीं दी जा रही थी, भेदभाव, अलग अलग तरीके के भेदभाव हो रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरफ नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं था। इन सब के चलते ईस्ट पाकिस्तान के जितने बड़े नेता लोग थे, सब ने ये तय कर लिया था कि अब उन लोगों को वेस्ट पाकिस्तान से पूरी इज्जत चाहिए। और फिर आती है 1970 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार। इनकी सरकार ने बांग्लादेश में, यानी कि उस समय जो कि वेस्ट पाकिस्तान था, बहुत ही भारी मतों से विजयी हुई। ये जब सरकार विजयी हुई तो इन्होंने चाहे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने अपने ईस्ट पाकिस्तान, या हम यूं कह लें कि बांग्लादेश में। वेस्ट पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ही नहीं बनने दी, बल्कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शंस कराने शुरू कर दिए। टॉर्चर, सप्रेशन, हर तरफ कत्लेआम शुरू हो गया। पूरे बांग्लादेश में हर तरफ लोग मारे जा रहे थे, सिविल प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। इसी टाइम पर उस सिविल प्रोटेस्ट से बचने के लिए, यानी लोग वहां पर मॉब एक दूसरे को मार रही थी, काट रही थी, इन सब चीजों से बचने के लिए हजारों लोगों ने भारत की तरफ पलायन शुरू कर दिया। ये भारत के लिए एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति थी, क्योंकि हजारों की संख्या में इस समय लोग अब भारत की ओर पलायन कर रहे थे। भारत या तो लड़ाई में कूदता या फिर उनका साथ देता, दोनों ही स्थिति भारत के लिए भी बहुत ज्यादा नाजुक बन रही थी। इन्हीं सबके बीच एक और डेवलपमेंट होने जा रहा है, जो कि एक नया पन्ना लिख रहा है इस पूरी कहानी में। मेजर जिया उर रहमान 26 मार्च 1971 उन्होंने रेडियो पर अनाउंस किया कि बांग्लादेश on behalf of our great national leader, the supreme commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख रहा था और उस भारत के हिसाब से ईस्ट पाकिस्तान की जो मांगे हैं वो सही थी। भारत पूरा सपोर्ट कर रहा था उन मांगों को। लेकिन पता है, वेस्ट पाकिस्तान से, यानी कि जो मेन पाकिस्तान है, उससे ये सब देखा नहीं गया, ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त के बाहर चला गया। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में भारत के ऊपर पहला हमला किया। ये हमला हुआ था आगरा में एयर स्ट्रिप्स के ऊपर। एयर स्ट्रिप्स एयरफील्ड्स होती हैं जहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं। ये हमला बहुत ही स्ट्रैटेजिक था। उन्हें मालूम था कि इंडियन एयरफोर्स के पास वो दमखम है जो उनकी सेनाओं को किसी भी पल मार सकती हैं और उनकी सेनाएं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी अगर इंडियन एयरफोर्स के पास चार्ज है तो। बस इसीलिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की जितनी भी स्ट्रिप्स थी उसको टारगेट किया गया, जिसमें से 11 स्ट्रिप्स, भारत की 11 स्ट्रिप्स रातों रात तबाह कर दी गई थी। भारत इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत किसी भी तरीके से फॉर्मली वॉर चाहता ही नहीं था, वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। उसी रात भारत की प्रधानमंत्री, उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने घोषित कर दिया कि इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के संग अब जंग में उतर चुका है और भारत की तीनों सेनाओं ने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा। इस जंग के माहौल में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा हमला किया। यह हमला हुआ था 8 दिसंबर 1971 में। यह हमला था भारत के भुज एयरफील्ड्स के ऊपर। भुज एयरफील्ड्स, ये वो एयरफील्ड्स थी जो कि सबसे एक्टिवली, सबसे जल्दी पाकिस्तान की किसी भी एक्शन के ऊपर, किसी भी मिलिट्री एडवांसमेंट को किसी भी टाइम पर रोक सकती थी। इन्होंने इसी भुज एयरबेस के ऊपर अटैक किया। नुकसान इतना था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून, लाशें और तबाही। पूरा रनवे तबाह हो चुका था, तहस नहस हर तरफ हो गई थी।
अगला अटैक कभी भी हो सकता था और हमारी वो हालत नहीं थी कि हम अगले अटैक के लिए तैयार हो। हम उस हालत में नहीं थे। पूरे देश में एयर बेसेस और आर्मी बेसेस पे जंग चल रही थी। उस 13 दिन की लड़ाई पे लगभग 35 बार भुज पे हमला हुआ। कई दिन तो एक दिन में 2-2, 3-3 बार हमला होता था। 92 हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स और 22 रॉकेट दागे गए थे भुज पे। यूएस ने वियतनाम के ऊपर नापॉम बम्स का इस्तेमाल किया था। ये नापॉम बम्स उतने ही खतरनाक हैं जितना कि इनका नाम लेना। ये पेट्रोकेमिकल बम्स होते हैं जो जहां पर भी गिरते हैं उसके आसपास का पूरा एरिया ये जला देते हैं, वहां पर आग लग जाती है। यही हाल हमारे भुज एयरबेस का भी हुआ। पाकिस्तान ने नापॉम बम्स भारत के ऊपर दागे, भुज एयरबेस के ऊपर दागे। इस एयरबेस को इतना नुकसान हुआ कि पूरी एयर स्ट्रिप जल गई। इसमें से एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ नहीं हो सकता था। हमारी पूरी वायुसेना उसी समय एकदम स्टैंड स्टिल खड़ी हो गई। उनके पास कोई चारा नहीं था कुछ भी करने का। इस हमले ने भारत की कमर तोड़ दी थी। इस हमले से हर इंसान के अंदर इतनी क्रोध की अग्नि भरी हुई थी, किसी भी तरीके से उसको निकालना था, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग जो था भुज एयरबेस, उसको पाकिस्तान ने पूरी तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उसको बर्बाद कर दिया था। और लगातार जैसे ओलावृष्टि होती है वैसे ही बम वृष्टि हो रही थी, बम वर्षा हो रही थी, यानी किसी का भी वहां जाना मुमकिन नहीं था। एक एयर स्ट्रिप को बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी का भी जाना वहां मुमकिन नहीं था क्योंकि लगातार वहां पर बम वर्षा होती चली जा रही थी। इन सब के बीच में एक इंसान ऐसा उभर करके आया जिसने ये जिम्मेदारी ली और उनका नाम था आईएएफ के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक। आईएएफ के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक उस समय भुज एयरबेस के इंचार्ज थे। जब वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर, कोई भी इंजीनियर नहीं आ पा रहा था, तब उन्होंने मदद मांगी वहां के एक पासी के नजदीक के एक गांव, छोटे से गांव माधापुर से। लेफ्टिनेंट विजय कार्निक ने उस समय पास के गांव से मदद ली। 300 लोगों को इकट्ठा किया। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो 300 लोग औरतें थी। जी हाँ, 300 औरतों को इकट्ठा किया। वो औरत अपना घर बार बच्चे सबकी फिक्र छोड़ दी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज उसका घर बार बच्चे फैमिली होती है। उन्होंने उनकी घर बार सबकी सब कुछ छोड़ के वतन के हिफाजत में लग गई। उनमें से बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिनके दूध पीते बच्चे थे। ऐसे बच्चों को अपने आप से अलग कर देना, वतन की हिफाजत के लिए उन्होंने अलग कर दिया था। आपको पता है जब वो अपने बच्चों को बगल में दे रहे थे तो उनको पता भी नहीं था कि वो गोद में जो उनका बच्चा है शायद वो उसकी आखिरी मुलाकात है। छोड़ दिया उन्होंने और चले गए वतन की हिफाजत करने के लिए। यार बहुत हिम्मत चाहिए होती है काम करने के लिए। वक्त कम था और काम बहुत ज्यादा था। काम इतना पेचीदा था कि बड़े से बड़े इंजीनियर्स को भी शायद महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं उस एक रनवे को बनाने के लिए। ये बीड़ा उठाने जा रही हैं हमारी वो सोल्जर्स जो कि बस हिस्ट्री के पन्नों में ही दर्ज होकर रह गई और जिनके बारे में हमको पता भी नहीं है। ये है माधापुर की गांव माधोपुर की औरतें। इन औरतों ने जितना भी सामान था, ये गांव वाले, ना कि सिर्फ औरतें, यहाँ जो गांव वाले हैं, इन लोगों ने जितना भी सामान था, ईंट, गिट्टी, मोरंग, पत्थर, बजरी, इन सबको इकट्ठा किया। जितना भी मुमकिन सामान था इन सबको इकट्ठा किया और लग गए सबके सब रनवे बनाने में। दे डिड नॉट हैव एनी सिविल डिग्री। सिविल इंजीनियरिंग की इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, इनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ नेतृत्व में स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक के नेतृत्व में ये रनवे बनाना शुरू कर दिया। भारत एक छोटी सी भी गलती नहीं कर सकता था इस रनवे को बनाने में, क्योंकि अगर रनवे में थोड़ा सा भी ऊंच नीच होगी तो कोई भी विमान रनवे पट्टी से निकल सकता है और वहां से तहस नहस हो सकता है। एक भी विमान भारत खो नहीं सकता था। भारत की हालत ये थी। इस काम को अंजाम देने के लिए वहां की औरतों ने, जो कि वहां का कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरीके से काम कर रही थी, हरी साड़ियां पहन ली, क्योंकि उन्हें मालूम था पाकिस्तान के जो फाइटर पायलट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, वो हर समय गिद्ध की तरीके से ऊपर से देख रही हैं और वो चाहती हैं कि कोई भी छोटा सा मूवमेंट, हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जा रहा था। उन्होंने हरी साड़ियां इसलिए पहनी ताकि वो झाड़ियों में और आसपास के पेड़ पौधों में घुल मिल जाए और किसी को पता ना चले कि वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। सिक्योरिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए वहां पर क्या किया जाता था, जब भी ये औरतें काम कर रही होती थी, 2 तरह के सायरन का इस्तेमाल करते थे। अगर सायरन तेज बज रहा है, इसका मतलब यह है कि तुरंत का तुरंत छुपिए, रनवे छुपाइए, और पूरे रनवे को गोबर से लीप दिया जाता था ताकि रनवे किसी भी हालत में दिखने ना पाए और सारी की सारी औरतें छिप जाती थी जाकर के। और अगर धीमा सायरन बजाया है, दोबारा से आकर काम शुरू करिए। यानी ये सायरन काम शुरू करने और काम खत्म करने के नहीं थे, ये सायरन थे
जिंदगी की उस आवाज के लिए कि पहला सायरन यानी अपनी जिंदगी बचाओ और दूसरा सायरन यानी कि दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाओ। ये किसी सोल्जर से कम नहीं है, ये कोई भी सैनिक, सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक ही ये काम कर सकता है और कोई नहीं। इन सब के बीच में सबसे बड़ा डर था पाकिस्तान की तरफ से हो रहे बार बार हमले। हम लोगों ने जो इतनी मेहनत से, औरतों ने अपना खून पसीना लगा के पूरा स्ट्रिप तैयार किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक हमले से खत्म हो जाए और हमारी वैसे दशा फिर से हो जाए जैसे शुरुआत में थी। इतने कम वक्त में ना खाया ना पिया, आराम कुछ नहीं, लगातार काम काम और काम, और मेहनत रंग लाई यार। हमारा रनवे 72 घंटे में, सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो गया। लड़ाई का चौथा दिन और अब बारी थी भारत की, क्योंकि हमारा रनवे पूरी तरीके से बन चुका था और अब वायुसेना के विमान सीधे तैयार थे आसमान को अपना बनाने के लिए। और यहां से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इतनी बमबारी करी कि पाकिस्तान खौफ खा गया। शायद ही पाकिस्तान ने इतनी बमबारी अपने पूरे जीवन काल में, जितना भी जीवन काल हुआ है उसका, इतनी बमबारी शायद ही उसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी देखी होगी जितना कि उस एक दिन हिंदुस्तान के वीरों ने बरसाई है उनके ऊपर। और बस उस एक दिन के बाद से जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे, पाकिस्तानी सरकार थी, उसने अपने घुटने टेके और इसी के साथ एक और मुल्क आजाद हुआ। 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश है, उन्होंने बांग्लादेश को भी आजाद डिक्लेयर कर दिया और अब एक नया राष्ट्र बन चुका है जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। हमारे बीते हुए इतिहास से हमें बहुत बड़ी सीख मिली है। हमें ये सीखना चाहिए कि जब अपने देश पे आती है ना, तो एक आदमी, एक औरत, ऐसा कुछ नहीं होता। एक देशभक्त होता है। और जब अपने देश पे आए ना, तो सबको एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए, ये सोचे हुए कि हम आदमी हैं कि औरत हैं। उन 300 औरतों ने जो हम लोगों के लिए किया, शायद ही हम उसका कर्ज कभी अदा कर पाए। बहुत बड़ा उदाहरण है ये हमारे लिए। हिम्मत और हौसले से कोई भी जंग जीती जा सकती है। एक बहुत ही मार्मिक घटना अब आपको बताता हूं। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री थी मिसेस इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं महिलाओं को 50,000 रुपए की राशि दी कि आपने हमारे लिए, जो आपने देश के लिए जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ा काम किया है। और उन महिलाओं ने हाथ जोड़ करके उनको मना कर दिया, बोले ये तो हमारा फर्ज था, इसके लिए रुपए की क्या जरूरत है। यानी कि ये कुछ यूं हुआ कि इसी बात पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर याद आता है, क्या इनाम लूं अपनी वतन की हिफाजत का, अगर जान भी ले लो तो कम है। इसलिए ये वो योद्धा थे जो शायद टिपिकल डेफिनेशन में किसी सोल्जर के प्रारूप में फिक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो निभा गए, ये सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक ही कर पाता है। और साथ में ये हमें ये भी एक सीख दे गए कि अगर इरादों में शक्ति हो और विचारों में दृढ़ता हो और मन में विश्वास हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जय हिंद।